बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम पाक स्टडी 301 का जो लेक्चर नंबर 3 है वो इस वीडियो में कवर अप करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसी वीडियो के दौरान मैं आपको इंग्लिश हैंडआउट्स के साथ साथ उर्दू हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी बेसिक वजह दोबारा यही कहूँगा, यही है कि हम लोग 12वीं तक जो है वो उर्दू में पाक स्टडी को पढ़ते हैं और 12वीं के बाद एकदम से डायरेक्टली तौर पर जो होता है वो इंग्लिश में टोटली कन्वर्ट हो जाती है पाक स्टडी, जिसकी वजह से काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुश्किलात का सामना करते हैं। तो अगर आप उर्दू में देख लेंगे हैंडआउट्स को तो हैंडआउट देखने के बाद आप उसे सेल्फ राइटिंग में भी लिख सकते हैं एज़ यूजुअल। मैं पहले भी बात काफ़ी दफ़ा जो है वो क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप इसको अपनी सेल्फ राइटिंग में लिखेंगे तो आपके नंबर आपको मज़ीद बेहतर मिलेंगे बानिस्बत रट्टा लगाने से। तो लेक्चर नंबर जो 3 है वो शुरू कर लेते हैं। एक और बात जो कि आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती लेक्चर में तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दिया करें। मैं आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सकेगा आपको उस कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूंगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। इस चैनल पर आने वाली हर क्विज़ की असाइनमेंट, हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा और आप उसका सोल्यूशन बर वक्त 100% करेक्ट सोल्यूशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 पाक स्टडी 301 का शुरू करते हैं कि पाक स्टडी 301 के लेक्चर नंबर 3 में क्या बताया गया। थोड़ा सा लेक्चर लंबा है जिसकी वजह से थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है वो टाइम का इसका वीडियो का वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। तो देखें विदाउट एनी डिस्कशंस पाक स्टडी 301 शुरू करते हैं। द आगरा मूवमेंट, आगरा की तरफ अब मूवमेंट करना था। अब जो वार थी, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंडेड इन अ डिज़ास्टर फॉर द मुस्लिम्स। जो 1857 की जंग आज़ादी की जो वार थी, जो जंग थी वो मुसलमानों वो ख़त्म तो हो गई लेकिन मुसलमानों के लिए एक आफत आ गई थी। डिज़ास्टर का मतलब होता है आफत आना। द ब्रिटिश बिलीव डैड, अब जो अंग्रेज़ों का ख्याल था वो ये था कि द मुस्लिम्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार ऑफ 1857, कि जो मुसलमान है वो 1857 के जो जंग है उसके ज़िम्मेदार हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब्जेक्टेड कर दिया टू रेथलेस पनिशमेंट एंड रिवेंज। देखें सब्जेक्टेड का मतलब होता है कि निशाना बनाना, टू रेथलेस का मतलब ये होता है कि बेरहम तरीके से मुसलमानों को पनिशमेंट देना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से क्या था कि अब मुसलमानों से मज़ीद जो ब्रिटिश की जो नफ़रत थी वो बढ़ चुकी थी। 1857 की जंग अज़ीम में मुसलमानों का ऐसा कोई जो हाथ वगैरह था वो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हिंदुओं की एक साजिश के तहत क्या था, इन्होंने मुसलमानों पर सारा मलबा डाल दिया और मुसलमानों पर तब से लेकर जो 1947 है यानी कि जंग आज़ादी से लेकर आज़ादी तक, अपना मुल्क की आज़ादी तक ब्रिटिश ने और जो हिंदू हैं इन लोगों ने मुसलमानों पर आफतों के पहाड़ों को तोड़ा। फिर आगे सर सैयद अहमद ख़ान का इसके अंदर किरदार क्या था। सर सैयद अहमद ख़ान का किरदार एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ सकता है मिड टर्म में। इस चीज़ को आप मज़ीद बेहतर तरीके से याद भी कर लें, इसी लोगों को मैं उर्दू हैंडआउट्स में भी आपको जो है वो क्लियर कर दूंगा कि देखें जी सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया, इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को जो है वो प्रमोट किया था कि अब मुसलमानों के लिए एक ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से एक हम लोग इंग्लिश को सीखें और इंग्लिश को सीखने के बाद हम अंग्रेज़ों को ये बता सकें कि जितनी भी जंग अज़ीम है या जंग अज़ीम में जो कुछ भी हुआ है उसमें मुसलमानों का ऐसा कोई भी हाथ नहीं है। जी तो देखें, आफ्टर द मुस्लिम्स रूल द न्यू रूलर द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड अ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी विद ड्रास्टिक चेंजेस। द पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड अरबिक, पर्शियन एंड रिलीजियस एजुकेशन इन schools and made English as the only medium of instruction as well as the official language in 1835। उर्दू हैंडआउट्स के अंदर इसको देख लें और उसके बाद इसको अपनी वर्डिंग में लिखना शुरू कर दें कि मुस्लिम हुक्मरानी के बाद नए हुक्मरानों अंग्रेज़ों ने सख्त तब्दीलियों के साथ एक नया तालीमी पॉलिसी को नाफद कर दिया। इसी पॉलिसी ने स्कूलों में अरबी, फ़ारसी और दीनी तालीम पर पाबंदी आयद कर दी थी और अंग्रेज़ों को तालीम का और अंग्रेज़ी को तालीम का वाहिद ज़रिया बनाने के साथ साथ 1835 में सरकारी ज़ुबान भी बना दिया गया था। यानी कि अब क्या हो रहा है, अब यही बात वो कर रहा है कि अब जो मुसलमान जो थे अपने एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक अरबिक तालीम को सीखा करते थे, अरबिक तालीम को उन्होंने ख़त्म कर दिया और इसके बजाय
इंग्लिश की जो तालीम है उसको देना शुरू कर दिया। शुरू के ज़माने में क्या था कि मुसलमान इंग्लिश के सख्त ख़िलाफ़ थे, जिसकी वजह से मुसलमानों का ये ख्याल था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसको सीखना इस्लाम के मुतरादिफ़ है। जो मैंने आपको बताया वो आप इसे अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। बारहा दफ़ा मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप लिखेंगे तो आपके नंबर आएंगे। ये लाहौर बोर्ड वाला कोई हिसाब नहीं है कि अगर हम इसे सेल्फ राइटिंग में लिखेंगे, रट्टा लगाएंगे तो इतना लंबा रट्टा आप नहीं लगा सकते। तो उर्दू में हैंड आउट प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आप यहाँ से देखकर अपनी वर्डिंग में अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करके लिख सकें। कि देखें अब क्या था, अब जुल्म के पहाड़ जो थे वो टूट पड़े थे। उसके बाद क्या हुआ, a wrong attitude of everything modern and western and disintegrations to make use of opportunities opening under the new imagine were created among the Muslims। यानी ये वही बात कर रहा है कि अब मुसलमान इस चीज़ का ख्याल रखते थे, इस चीज़ का तसव्वुर करते थे कि जो इंग्लिश है उसको सीखना इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। फिर दूसरा पैराग्राफ है जी, सच वर द डेज ऑफ डिस्पायर एंड despondency when Sir Syed appeared on the horizon of Muslim India to rescue them। अब रेस्क्यू कर लिया था सर सैयद अहमद ख़ान ने। इस अहम मौके पर बड़ा अहम किरदार अदा किया था। सर सैयद हैड द कन्वेंशन दैट री जनरेशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम हैड नॉट एट ऑल रियलाइज्ड दैट मैनकाइंड हैज़ एंटर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब क्या हुआ था, अब जब सर सैयद अहमद ख़ान ने आए तो सर सैयद अहमद ख़ान के आने के बाद उन्होंने मुसलमानों को इस चीज़ का ख्याल दिलाया कि अंग्रेज़ी को सीखना इस्लाम के मुतरादिफ नहीं है। क्यों नहीं है? देखें जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से रुझान तवील अरसे तक जारी रहता तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ तबाहकुन साबित होता। ऐसे ही मायूसी और मायूसी के दिन थे जब सर सैयद अहमद ख़ान ने इन्हें बचाने के लिए मुस्लिम हिंदुस्तान में आकर, सर सैयद को ये यकीन था कि मुस्लिम हिंदुस्तान में आए और इसके बाद सर सैयद को ये यकीन था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की तख्लीक नौ के लिए तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ देख लें। थर्ड, इसमें भी वही बात बार बार रिपीट कर रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू मॉडर्नाइज द मुस्लिम फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चरल वैल्यूज़ एंड कॉल्ड क्रिएटेड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फॉर द टू कम्युनिटीज़। कि अब क्या था, अब ये था कि सर सैयद अहमद ख़ान की अव्वलीन तरजीह ये थी। क्या अव्वलीन तरजीह थी? कि एक जदीद जो एजुकेशनल सिस्टम है वो मुसलमानों को भी प्रोवाइड किया जाए ताकि मुसलमान अंग्रेज़ों के साथ कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके और उनको ये समझाया जा सके कि आप जो सोच रहे हैं, जो उनका नुक्ता नज़र है, जो उनका स्टांस ऑफ थॉट है, यानी सोचने का जो नज़रिया वो बिल्कुल गलत है। मुसलमान एक ऐसी कौम है जो कि जंग के बजाय जंग के बजाय क्या होता है, जंग के बजाय वो एक जंग ना करने में तरजीह देती है, यानी जंग नहीं करवाती। मुस्लिम एक ऐसी कौम है जो कि अमन पसंद है। मगरबी सकाफती इक़्तिदार पर चलने वाली मुस्लिम को जदीद बनाना था जो दोनों बरादरियों के लिए दोस्ताना माहौल पैदा कर सके। इन्होंने अपनी बरादरी को मगरबी फ़लसफ़े और अंग्रेज़ी अदब सीखने के लिए हौसला अफजाई दी ताकि हुक्मरान लोगों का साथ दिया जा सके। यानी देखें, वही बात है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना एजुकेशनल सिस्टम को इसी वजह से अप किया था ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर सकें, हुक्मरानों से बात करने के काबिल हो जाएं कि हाँ आप जो सोच रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मुस्लिम एक अमन पसंद कौम है और ये जंग और फसाद नहीं चाहती। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें कि अब क्या था, ये इमीडिएटली ऑब्जेक्टिव थे जो कि आपको याद करने हैं कि टू रिमूव द स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि अब सर सैयद अहमद ख़ान क्यों चाहते थे कि इनके दरमियान जो है वो इंग्लिश लोग सीखें, इनके दरमियान तसादुम क्यों पैदा हो रहा था। अब देखें, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे उस वक्त में क्योंकि उस टाइम पर इंग्लिश को इस्लाम के मुतरादिफ समझा जाता था, जिसकी वजह से हम लोग अंग्रेज़ों के साथ बातचीत नहीं कर सकते थे और जो हिंदू लोग हैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ये ऑब्जेक्टिव दिए थे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था, ये असूल दिए थे हमें कि हम लोग रिमूव कर देंगे स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन द मुस्लिम एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि अगर हम बातचीत कर सकते हैं तो बातचीत के ज़रिए हम लोग उनको बता देंगे कि आप जो सोच रहे हैं, जो टेंशन है वो बिल्कुल गलत है। फिर टू इंडिकेट दैम टू गेट जॉब्स एंड अदर फैसिलिटी अंडर द न्यू गवर्नमेंट। अगर हम मॉडर्न एजुकेशन को सीख लेंगे तो मॉडर्न एजुकेशन को सीखने के बाद हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोग गवर्नमेंट से न्यू जॉब्स जो हैं उनको ले सकें। टू हिम दिस वॉज द ओनली वे फॉर द मुस्लिम टू प्रॉस्पर।
इसका मतलब ये है कि अब इस तरह से ही जो मुस्लिम कौम है वो फ़लाह कर सकते हैं। PROSPER प्रोजोपर का मतलब ये है प्रोपोज़र कि हम लोग फ़लाह कर लें मुसलमानों की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को सीख कर। द आइडियाज़ ऑफ सर सैयद में बी समड अप द फॉलोइंग। जो आइडियाज़ हैं सर सैयद का, ये जो ख्याल था, इन्होंने तलखियाँ पैदा की थी मुसलमानों के अंदर, लेकिन बाद में मुसलमानों को इस चीज़ को बाद में मुसलमान इस चीज़ पर जो है आमादा हो चुके थे कि वाकई सर सैयद अहमद ख़ान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को नहीं सीखेंगे तो हम लोग जो है वो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता तबाह बर्बाद होते चले जाएंगे। टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम्स, टू मोटिवेट द मुस्लिम टू लर्न वेस्टर्न एजुकेशन, और टू परsuade मुस्लिम टू एब्सट्रेन फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉलिटिक्स। यानी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि अब ये वो वाली तलखियाँ थी जो सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों को बताना चाहते थे कि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपना मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत के साथ सर सैयद अहमद ख़ान वॉज एबल टू अट्रैक्ट अ नंबर ऑफ सिंसियर फ्रेंड्स हुज शेयर हिज व्यूज़ एंड हेल्प हिम। अब मुस्लिम कौम उस टाइम पर यही समझती थी कि अब जो आने वाला जो ज़माना है, यानी कि जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, ये इस्लाम के मुतरादिफ है, लेकिन जो सर सैयद अहमद ख़ान के जो किस्मत से दोस्त थे, उन दोस्तों ने बड़ा साथ दिया और आपके व्यूज़ को उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके व्यूज़ में आपकी जो बात है लोगों को समझाने के लिए उन्होंने मदद की थी। उर्दू हैंड आउट्स के अंदर इसको एक दफ़ा चेक कर लें। क्या देखें, ये वो व्यूज़ हैं जो कि सर सैयद अहमद ख़ान के नज़रियात का खुलासा था कि बरतानवी हुकूमत और मुसलमानों के माबीन बाहमी मफाहमत की फ़ज़ा पैदा करना, मुसलमानों को मगरबी तालीम सीखने की तरगीब देना, जबकि एहतजाबी सियासत से परहेज़ करने के लिए मुसलमानों को कायल करने के लिए। अब देखें जी, खुशकिस्मती से क्या हुआ था, सर सैयद अहमद ख़ान के मुखलिस दोस्त थे जिन्होंने आपके जो ख़यालात थे उनको शेयर किया और आपकी मदद की। इनमें से कौन कौन से शामिल हैं ये याद कर लें, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। एज MCQs और एज अ फर्स्ट क्विज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। इनमें नवाब महसनुल मलक, नवाब वक़ारुल मलक, हाली शिबली, नज़ीर अहमद, चिराग अली, मोहम्मद हयात और दीगर के नाम शामिल हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस टाइम अपनी मोबाइल स्क्रीन्स पर और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर। फिर उसके बाद क्या था, डेट्स को काइंडली याद रखिएगा। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और डेट्स के बारे में MCQs बहुत ज़्यादा मिड टर्म में और फाइनल टर्म में आया करते हैं। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया था, सर सैयद अहमद ख़ान ने इनको इस काबिल बना दिया था मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन सीखने के बाद, कि अब मॉडर्न एजुकेशन सीखने के बाद मुसलमान इस काबिल हो गए थे कि अपनी जो बात है वो कन्वे कर सकें अंग्रेज़ों तक, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक, और उनको ये बताया और समझाया जा सके। जो कि आप सोच रहे हैं 1957 की जो जंग अज़ीम थी उसके अंदर मुसलमानों का कोई भी नेगेटिव रोल नहीं था, बल्कि मुसलमान एक अमन पसंद कौम है और मुसलमान कभी भी ये नहीं चाहते कि दो कौमें आपस में लड़ें। तो इसका खुलासा यहाँ से आप देख लें और उसके बाद इसको अपनी सेल्फ राइटिंग में लिखने की कोशिश भी कीजिएगा। देखें, मुरादाबाद में गुलशन स्कूल कायम करके अपनी तालीमी तहरीक का आगाज़ किया। MU सर सैयद अहमद ने 1859-1863 में गाज़ीपुर में एक स्कूल बनाया। अंग्रेज़ी के तर्जुमे के लिए साइंसी सोसाइटी मादरी ज़ुबान उर्दू में काम आती है। इसके अलावा अलीगढ़ में 1864 में स्कूल बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमेशा आता होता है। 1866 में अलीगढ़ में जो इंस्टीट्यूट बना था अलीगढ़ के अंदर, वो 1866 के अंदर बना था। ये एज आ जो MCQs है वो मिड टर्म में पूछा गया था। फिर कदीम और जदीद ज़राअत के साइंसी जो कुदरती आलूम थे उनको भी जो मुसलमानों के लिए रखा गया था ताकि उसको भी मुसलमान सीख सकें। डेट्स को काइंडली याद कर लें, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि मुसलमानों के तालीमी तरक्की में इनके नुमाया किरदार के अलावा सर सैयद अहमद ख़ान की तसानीफ़ भी अहम किरदार अदा करती हैं। इन तसानीफ़ के अंदर कौन कौन सी किताबें शामिल हैं वो भी आपके हैंड आउट्स में लिखी हुई हैं। इन हैंड आउट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। फिर उसके बाद टू नेशन थ्योरी जो थी वो भी सर सैयद अहमद ख़ान ने दी थी। टू नेशन थ्योरी का क्या मतलब था, टू नेशन थ्योरी आने वाले जो चैप्टर्स हैं आप उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अदरवाइज जो पीछे लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 हैं वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप उसमें से भी टू नेशन थ्योरी जो है वो देख सकते हैं, थोड़ा सा जिक्र उसमें है। बाकी आप आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर मज़ीद डिटेल से टू नेशन थ्योरी के बारे में जान सकेंगे। फिर उसके बाद क्या था कि सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ मूवमेंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल टू ब्रिंग अबाउट एन इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब यही है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, एक बड़ा दानिश्वर का किरदार अदा किया
कि और इनकलाब बर्पा कर दिया। रेवोल्यूशन का मतलब इनकलाब होता है, इनकलाब बर्पा कर दिया जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनके अंदर। अलीगढ़ मूवमेंट सक्सेस इन अचीविंग इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड बूस्टेड अप द डिप्रेस्ड मुस्लिम कम्युनिटी टू द रियल स्टेटस ऑफ नेशन। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि हकूमत और हिंदुस्तानी मुसलमानों के माबीन खुशगवार ताल्लुकात पैदा करने में मदद की थी और इस्लाम और असायद के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने में भी सर सैयद अहमद खान के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने बेहद मदद की थी। देखें, इसको अगर चैप्टर का ओवरव्यू किया जाए तो लेक्चर नंबर जो 3 है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ एक यही है कि जो डेट्स हैं आप डेट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लें। डेट्स को पढ़ने के बाद आपका काम क्या है कि आप इसको अपनी सेल्फ राइटिंग में जो एजुकेशनल सिस्टम है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है, इस चीज़ को याद रख लें। बाकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एमसीक्यूज़ भी कर लेते हैं, अगर आप डेट्स अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको पास करने में बेहद आसानी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि अगर आपको कोई भी मसला है तो आप अपना कन्फ्यूजन जो है हमसे क्लियर कर सकते हैं। आखिर में यही रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।